नमस्कार, आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति न्यूज और मैं हूं आपके साथ साइमा। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल देखने को मिलने वाला है, क्योंकि शरद पवार, जिन्हें राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, वो बीजेपी का खेल किस तरीके से बिगाड़ रहे हैं, ये इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। लेकिन अब इस वक्त सबसे ज्यादा जो सुर्खियों में है वो है संजय राउत। जी हाँ, वही संजय राउत जो शिवसेना के सांसद हैं और अभी हाल ही में वो जेल से बाहर आए हैं। लेकिन संजय राउत इस वक्त पूरी तरीके से आक्रामक मोड में नजर आ रहे हैं, जो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। क्या कुछ कहा है इस बार संजय राउत ने और किस तरीके से एनसीपी शरद पवार इस पूरे गेम को बदलने वाले हैं बीजेपी के, वो हम आपको एक एक करके बताते हैं। दरअसल इस हफ्ते एनसीपी प्रमुख शरद पवार, उनके भतीजे और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बीच गुप्त बैठक ने राज्य में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी, जिससे महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए में उनके सहयोगियों के बीच चिंता बढ़ गई। शरद पवार के भाजपा में जाने के कयास लगाए जाने लगे। पवार ने तुरंत साफ कर दिया कि वो कभी भी भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए एमवीए में कुछ लोगों ने उनके स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया, जो दुखद है। एक न्यूज एजेंसी से इंटरव्यू में शिवसेना यूबीटी नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने साफ किया है कि एमवीए एकजुट है और शरद पवार कभी भी भाजपा में शामिल नहीं होंगे। राउत ने साफ तौर पर इन मीटिंगों पर कह दिया है कि बात कुछ भी हो, लेकिन शरद पवार कहीं नहीं जाने वाले हैं। संजय राउत ने इतना ही नहीं, ये भी साफ कर दिया है कि जो बीजेपी अभी सरकार हमारी पहले गिरा चुकी है, हमारी पार्टी की जो सरकार चल रही थी एमवीए गठबंधन के साथ, अब दोबारा से एनसीपी में फूट डालने के बाद अजीत पवार को अपने खेमे में शामिल कर लिया है। तो जरा ये भी समझ लीजिए कि अजीत पवार का शरद पवार से अलग होने के बाद रुतबा क्या रह जाता है, कहीं वो जीरो तो नहीं हो जाते हैं, जो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दे। दरअसल संजय राउत ने कहा है कि शरद पवार के समर्थन के बिना अजीत पवार का कोई प्रभाव नहीं है। उनका यानी अजीत का मामला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य लोगों के समान है, जो अविभाजित शिवसेना से अलग हो गए थे। वो यानी शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना अब शिवसेना संस्थापक बाल ठाकरे के नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। अगर किसी में वाकई ताकत है तो वो पहले अपनी पार्टी बनाए और उसके बाद वोट मांगे। इतना ही नहीं, राउत आगे कहते हैं कि शिवसेना में फूट के बाद पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे और शिंदे की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमारे विपरीत शरद पवार का कम्युनिकेशन सिस्टम खुला रहता है। लेकिन मुझे यकीन है कि वो उन सभी को हराने की कोशिश करेंगे जो अजीत पवार के साथ गए थे। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। अजीत पवार के एनसीपी को तोड़ने के मामले में संजय राउत ने कहा कि शरद पवार ने हाल ही में कहा है कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय तय करता है कि कौन सा नेता रहेगा और कौन सा नेता हट जाएगा। पूरे महाराष्ट्र को, यहाँ तक कि पवार साहब को भी अजीत के शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस सरकार में शामिल होने का अंदाजा था। हमें उन्हें क्यों रोकना चाहिए? उन्होंने भय और स्वार्थ के कारण ये निर्णय लिया। ये पूछे जाने पर कि शरद पवार ने भतीजे अजीत पवार को रणनीतिक समर्थन दिया है, इस पर राउत ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा मामला है। हालांकि अजीत के साथ गए सभी नेताओं ने इसकी जानकारी शरद पवार को दी। उन्होंने उन्हें बताया कि वो डरे हुए हैं और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा रही है। यानी ये जो पोल खोल कर रखी है वो संजय राउत रखी है। और उन्होंने कहा है कि शरद पवार से एनसीपी का बीजेपी में विलय करने का आग्रह भी उन लोगों ने किया। हालांकि शरद पवार ने इसे कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये नेता जा सकते हैं और वो पार्टी का पुनर्निर्माण करेंगे। शिंदे सरकार पर संजय राउत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मराठी में एक मुहावरा है, एक पूरा दो आधा। सीएम उदाहरण है, वो किसी भी अन्य चीज से अधिक संदिग्ध है। उन्हें संदेह है कि जल्द ही उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। ऐसे में राज्य कैसे चलेगा? सरकार अस्थिर है। बागी विधायक खुद को सरकार में सबसे ऊपर समझने लगे हैं। वो मंत्रियों और अधिकारियों को धमका रहे हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर गए विधायकों की वापसी के बारे में राउत ने कहा कि वो ऐसा करने का साहस नहीं करेंगे। हमारी पार्टी किसी का इंतजार नहीं कर रही है। उनके लिए शिवसेना यूबीटी का दरवाजा बंद है, क्योंकि यहाँ बेईमान लोगों के लिए कोई जगह नहीं है।
ये पूछे जाने पर कि ईडी द्वारा उन्हें पिछले साल गिरफ्तार किए जाने से पहले उन्हें कुछ कहा गया था, संपर्क किया गया था, संजय राउत ने कहा, हाँ, कई संदेश और चेतावनियां थी। वो चाहते थे कि मैं एकनाथ शिंदे और अन्य विद्रोही नेताओं में शामिल हो जाऊं। मैंने कहा नहीं और 2 दिनों के भीतर छापा मार दिया गया। मुझे पता था कि मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की जाएगी, जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। यानी संजय राउत ने ये ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं बीजेपी पर इनडायरेक्टली, जो काफी ज्यादा सेंसिटिव हैं, क्योंकि जिस वक्त महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार गिर रही थी उसी वक्त संजय राउत के घर पर ईडी का छापा पड़ा था और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइए।